टॉपिक का नाम है ग्राफ्स, ग्राफ्स है टॉपिक का नाम। देखो पता है हमें ग्राफ्स पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ्स पढ़ने हैं। देखो पता है, देख जैसे कि 4 प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस के 3 ग्राफ होते हैं। आइसोकोरिक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके 3 ग्राफ हैं, पीवी वीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ, पीवी वीटी पीटी। आइसोबारिक के 3 ग्राफ हैं, पीवी वीटी पीटी। आइसोकोरिक के 3 ग्राफ हैं, पीवी वीटी पीटी। और एडियाबैटिक के 3 ग्राफ हैं, पीवी वीटी पीटी। टोटल कितने ग्राफ हो गए? 12। टोटल 12 ग्राफ हो गए। ये जो 12 ग्राफ है ना, ये अगर ये ना आपको आज एक पेज मिलेगा, ये 12 के 12 ग्राफ एक ही जगह पे ड्रॉ कर रखे हैं। इस 12 के 12 ग्राफ एक ही जगह पे ड्रॉ कर रखे हैं और ये 12 आपको माइंड में सेट करने हैं। मैं जैसे ही बोलूँ कि आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ कैसा होता है, मैं जैसे ही बोलूँ आइसोकोरिक का पीटी ग्राफ कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए। और इन 12 के 12 के स्लोप याद होने चाहिए आपको। ये जो 12 ग्राफ हैं, एक हर अच्छे बच्चे को जैसे ही मैं कोई भी ग्राफ पूछता हूँ ना कि भाई आइडियाबैटिक का पीवी ग्राफ बना भाई और उसका स्लोप बता, उसको ना तुरंत 1 मिनट लगती है, 1 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड में जवाब। वो ड्रॉ भी कर देगा, उसे स्लोप भी बता देगा। लेकिन हमें रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटना हो तो 5 मिनट में हो जाएगा, मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा अभी 5 मिनट में। अब दूसरी बात ये है कि इसके जो टफ क्वेश्चंस आते हैं पता कैसे आएंगे, इनको मिक्स करके मतलब 2-3 प्रोसेस कर देगा। एक तो आइसोथर्मल का मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस कर देगा, एक कर देगा भाई आइसोकोरिक प्रोसेस, 2 प्रोसेस कर देगा और उन दोनों को मिला के ग्राफ बना के दे देगा। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि कोई भी ग्राफ का जो क्वेश्चन आएगा वो जो कोई भी ग्राफ बना हुआ होगा तो इन 12 की कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ होगा। मतलब कोई 13वीं टाइप नहीं होती, इन 12 के कॉम्बिनेशन से ही कोई ना कोई कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप मेरे को दिखा देना, इन 12 से अलग क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, एक इसमें पता है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? कन्वर्जन। ये कहेगा कि भाई एक ग्राफ बना दिया, उसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बना, एक पहले एक ऐसी ग्राफ बना के दे दिया, आइसोथर्मल हुआ, आइसोकोरिक हुआ, फिर आइसोबारिक हुआ, एक ग्राफ बना के दे दिया, पीवी ग्राफ बना के दे दिया और ये कहते हैं इसका पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करो, उसे वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करो। ये कन्वर्जन भी आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक अगर आपको ये 12 की 12 माइंड में सेट है और इनके स्लोप माइंड में सेट है तो आप ऐसा करो, अभी आपका जो फिलहाल जो काम है वो है ये जो 12 ग्राफ हैं और इनके जो स्लोप्स हैं वो याद करना, फिर बाकी चीज़ क्वेश्चन के थ्रू अपने आप आ जाएंगी। बेसिक चीज़ यही है। तो इनको जो है ना मैं काम करूँगा, अभी मैं इनको समझाने के लिए मैं बोर्ड पे अभी ना कुछ मतलब जो है मैंने अपना खुद का तरीका बना रखा है इसको समझाने का, कैसे माइंड में सेट करें। तो आप उसको ध्यान से सुनते रहना, अभी सुनते रहना, ना समझ आए ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि टेक्निक वही रहेगी। पहले जैसे मैंने आइसोकोरिक करवाया तो वही टेक्निक यूज हो गया आइसोथर्मल में, वही टेक्निक यूज आइसोबारिक में, वही टेक्निक एडियाबैटिक में। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी अगर वो टेक्निक समझ आ गई तो पिछले सारे समझ में आ जाएंगे। और दूसरी बात है, ना भी समझ आई कोई भी टेक्निक तो भी कोई बात नहीं, ग्राफ याद कर लेना तो भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो उसी सीक्वेंस में चलते हैं जिस सीक्वेंस में हमने प्रोसेस पढ़े थे। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, लेट अस स्टार्ट विद द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस सुनो भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में 3 ग्राफ बनाने हैं। तो पहले तो पता क्या लिखोगे आप, इसकी डेफिनेशन लिखो, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिखो एक शॉर्ट में, टेम्परेचर कांस्टेंट, बस इतना लिख दो, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब दूसरे नंबर पे आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट माननी है इसमें, ठीक है? लेट अस कंसीडर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, ये दूसरा स्टेप है। सब में यही वाला स्टेप यूज करेंगे हम। इनिशियल स्टेट है P1 V1 T नोड और फाइनल स्टेट है P2 V2 T नोड। तीसरा स्टेप है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तीसरा स्टेप है स्टेट द कंपेयर द स्टेट वेरिएबल्स। ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको कंपेयर करना है, ठीक है? लेट V2 इज ग्रेटर देन V1। मान लेते हैं कि V2 ग्रेटर देन V1 है, तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा बताइए? P1 लेस देन P2 हो जाएगा। इस केस में P1 विल बी लेस देन P2। हमने स्टेट वेरिएबल्स को कंपेयर कर लिया, ठीक है ना? लेट अस, हाँ भाई प्रेशर क्या हो जाएगा?
P1 विल बी लेस देन, सॉरी P2 विल बी लेस देन P1 हो जाएगा, P2 लेस देन P1 हो गया यहाँ पे। ये तीनों चीज़ें लिख ली आपने, ये मैं हर प्रोसेस की लिखूंगा, हर प्रोसेस की लिखने वाला हूँ मैं। ये तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना ये चीज़ तो मैंडेटरी है बिल्कुल ही कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस केस के अंदर ये स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। और इस केस के अंदर ये है, मतलब ये हमने स्टेट वेरिएबल्स को कंपेयर कर लिया, कंपेयर द स्टेट वेरिएबल्स को हमने कंपेयर कर लिया। उसके बाद है नेक्स्ट बात, अगली बात है हमने क्या करना है कि अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं, पीवी ग्राफ बनाना है। पहले तो पीवी ग्राफ जैसे बनाना है तो पहले ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर ड्रॉ द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और तीसरा है फाइंड स्लोप। इसके अंदर देखो पता क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप क्या था, स्टेप्स टू ड्रॉ द कर्व, स्टेप्स टू ड्रॉ कर्व। फर्स्ट पहला क्या बताइए, आपको जो है ना ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ड्रॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा क्या बताइए यहाँ पे हमें, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को बनाना है इसमें, ड्रॉ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, ड्रॉ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और एक है फाइंड स्लोप। सुनो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले पता है कोई भी कर्व ड्रॉ करने से पहले, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इतना लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने इतना नहीं लिखा ना, ग्राफ आपने यानी कि समझ के सोल्व नहीं किया फिर, इसलिए मैंने बिल्कुल जो जरूरी बातें थी वो लिख दी। अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पीवी ग्राफ बनाना है ना, तो भाई ऐसा करो, देखो पीवी ग्राफ बनाना है, पीवी, यहां पर ऐसा करो आप, P1 छोटा है V2 बड़ा है, P1 छोटा है V2 बड़ा है, P2 छोटा है P1 बड़ा है, P1 बड़ा है और P2 छोटा है। ये इनिशियल पोजीशन है एंड दिस वन इज फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ओके। इनिशियल स्टेट आ गई और ये फाइनल स्टेट आ गई। देखो इस चीज के अंदर जो है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आ गई। फाइंड स्लोप, स्लोप निकालने के लिए पता क्या करो आप, इसका स्लोप निकालना है, स्लोप जो है dp बाई dv, स्लोप क्या होगा इसका dp बाई dv, ये निकालना आपको। इसके लिए ना वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन यूज होगी, pdv प्लस vdp इज इक्वल्स टू nrdt। इसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या है इसमें 0, pdv इज इक्वल्स टू vdp, तो dp बाई dv की वैल्यू जानते हो कितनी आएगी, माइनस p बाई v। इसका स्लोप हो गया भाई, माइनस p बाई v हो जाएगा स्लोप। इसका जो माइनस में है और p बाई v, देखो प्रेशर इसमें क्या है, यहाँ पे प्रेशर इसके अंदर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओवरऑल वैल्यू जो है नेगेटिव के अंदर घटेगी, स्लोप घटेगा। ग्राफ ऐसा बनता है, स्लोप को देख के पता लग रहा है, क्योंकि देखो स्लोप घट रहा है, यहाँ पे स्लोप है बड़ा, यहाँ पे स्लोप है छोटा, यहाँ पे स्लोप बड़ा है भाई, देख लो आप, यहाँ पे ये एंगल बड़ा है और यहाँ पर ये एंगल छोटा है, स्लोप बड़ा है और छोटा है ना, स्लोप घट रहा है, नेगेटिव में और नीचे बना हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बना हुआ है ग्राफ। ये मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था स्लोप के बारे में, किसी को अगर कम समझ आ रहा है तो काइनेमेटिक्स के ग्राफ था, ग्राफ में स्लोप नाम से एक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ्स, वो लेक्चर अटेंड कर लेना आप क्लास में बैकअप से, और आपको ये समझ आ जाएगा स्लोप का चक्कर क्या है। इसमें काइनेमेटिक्स यूज हो रही है एक प्रकार से, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा, और जिनको समझ नहीं आया ना वो क्या करें, इस ग्राफ की नेचर याद कर लो आप। वैसे ना हर किसी को पता रहता है कि आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ ऐसा होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ ऐसा होता है, स्लोप होता है माइनस p बाई वी, माइनस p बाई वी होता है स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है
माइनस पी बाई वी। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये ना ये साथ साथ आपको याद करने हैं, ये सारे के सारे आप साथ साथ याद करोगे 12 के 12। पहला तो हो गया, जो पीवी ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, और इसका जो स्लोप है वो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी। अब सुनो, पीवी, उसके बाद बना वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ बनाना है। तो कैसे करोगे बताइए, टेम्परेचर लिखोगे पहले T1 T0 लिख लो, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, और वॉल्यूम के बारे में क्या लिखो, V1 एंड V2, V2 बड़ा है V1 छोटा है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा सीधा, देखो dV बाई dt करना है, dV बाई dt यही है स्लोप इसका, dt 0 हो जाएगा, तो dV बाई 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, तो इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट स्लोप तो वर्टिकल लाइन का ही होता है, इनफाइनाइट स्लोप किसका होता है, वर्टिकल लाइन का होता है, इनफाइनाइट स्लोप होता है वर्टिकल लाइन का। वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वीटी ग्राफ भी हो गया भाई, याद कर लो यार, इसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, याद कर लो। आइसोथर्मल के पीवी ग्राफ का स्लोप कितना होता है, माइनस पी बाई वी, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट। वर्टिकल लाइन होगी, याद हो गया ना। अब पीटी ग्राफ बनाना है, इसका पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ, इसके एक टेम्परेचर टी नोड, टेम्परेचर टी नोड, ये P1 और एक P2 है, P2 छोटा है P1 बड़ा है, P2 छोटा है और P1 बड़ा है, ये इनिशियल स्टेट है, सॉरी P1 छोटा है भाई, हाँ ठीक है, P1 बड़ा है, P2 छोटा है, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। ग्राफ एक्चुअल में ना वर्टिकल ही बनना है इसका। मैं कैसे पता लगा मुझे, स्लोप से, स्लोप इनफाइनाइट होता है इसका भी, करके देख लो चाहे। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, dp बाई dt, dp की वैल्यू dp चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, जीरो इनफाइनाइट आएगा। देखिए पीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन गया भाई, आइसोथर्मल के तीनों ग्राफ आ गए, ठीक है ना। अब कर रहे हैं हम लोग आइसो बारीक, आइसो बारीक सुन लो। ये तो सब वही था ना, आइसोबारिक प्रोसेस में बताइए, पहला क्या था, डेफिनेशन लिखोगे ना, क्या है इसमें, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, और क्या लिखोगे बताइए, स्टेट वेरिएबल्स, पी नोड V1 T1 मान लो, फाइनल मान लो पी नोड V2 T2, इनिशियल पी नोड V1 T1, फाइनल है पी नोड V2 T2, ठीक है। तीसरा है कंपेयर करना आपको, let V2 is greater than V1, then T2 will be less than, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इसमें बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ा जाएगा V1 से, V2 will be greater than V1 and therefore T2 will also be greater than T1। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लगेगा यार, इसमें चार्ज तो लगता है। अच्छा इसमें ना देखो वही तीन बातें, और इसकी भी तीन बातें लिख लो। ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा क्या था बताइए, ड्रॉ द स्टेट्स, ड्रॉ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और तीसरा बताइए क्या है यहाँ पे, हाँ जी
फाइंड स्लोप। स्लोप निकालना आपको। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना पहले तो करना ड्रॉ पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ बनाना है तो आपने ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम तो गया, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट बनानी है आपको। इनिशियल स्टेट में क्या है यहाँ पे प्रेशर कितना होगा यहाँ पे पी नोड। वॉल्यूम के बारे में क्या विचार है V1 एंड V2। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। ये इनिशियल होगी और ये फाइनल होगी। दिस वन इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट, ठीक है ना। अब सुनो इसके बाद क्या करोगे बताइए। यहाँ पे स्लोप निकालना है आपको। स्लोप क्या लिखोगे बताइए इसका dp बाई dv। चेंज इन प्रेशर 0, चेंज इन वॉल्यूम जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा यार, बढ़ रहा है वॉल्यूम 0 ही आएगा, स्लोप 0 आएगा इसका। पीवी ग्राफ का स्लोप 0 होता है भाई। पीवी ग्राफ का स्लोप जो होता है ना वो 0 होता है। किसमें आइसोबारिक प्रोसेस में। कर लोगे ना आप, आसान है कि नहीं है, आसान है यार। ये तो वीटी ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है। यहाँ लिखोगे वी, यहाँ लिखोगे टी, ठीक है। यहाँ लिखोगे वी, यहाँ लिखोगे टी, ठीक है। उसके बाद लिखो स्लोप। स्लोप के बारे में dv बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा इसके अंदर पॉजिटिव आएगा भाई। देखो पहले स्टेट्स ड्रॉ करो, इसमें स्टेट्स ड्रॉ करो। टेम्परेचर T1 T2 T2 बड़ा है, यहाँ T1 यहाँ T2, ठीक है। फिर वॉल्यूम V1 एट V2। V2 इसके अंदर क्या है, यहाँ पे V2 बड़ा है भाई, यहाँ V2 आएगा, यहाँ V1 आएगा। ये इनिशियल स्टेट है और ये क्या है यहाँ पे फाइनल स्टेट। तो पॉजिटिव चेंज इन टेम्परेचर भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा स्लोप तो। लेकिन क्या आएगा वही अपने पास तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, उससे निकाल लो आप। क्या होती है वो PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू NRDT। PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू NRDT। अब बताइए आप इसके अंदर क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो dP 0 हो जाएगा भाई। तो PdV इज इक्वल्स टू NRDT, ये आ जाएगा आपके पास। तो dV बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे NR अपॉन में P नोड, ये आ जाएगी आपके पास NR अपॉन में P नोड। दिस इज द dV बाई dt। NR इसका स्लोप NR अपॉन P नोड होता है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है इसका स्लोप, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। याद रख लो आप कि इसका जो VT ग्राफ होता है ना किसका आइसोबारिक का, वो इस तरीके से होता है। इसका स्लोप होता है NR बाई P नोड, ठीक है। याद हो रहा है ना स्लोप आपको साथ साथ है। ये ग्राफ याद कर लो, नहीं समझ आ रहे तो ये NR समझ तो आ ही रहे होंगे। वैसे VT ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे सीधा, ठीक है ना। VT ग्राफ सीधा, स्लोप होता है NR बाई P नोड, ओके। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए ना आइसोबारिक का VT ग्राफ, ये सीधा VT ग्राफ दे दिया ऐसे, तो आप समझ जाना आइसोबारिक का है। देखते ही पता, ग्राफ को देखते ही पता लग जाएगा प्रोसेस कौन सा हो रहा है। ग्राफ को देखते ही पता लग जाएगा कि प्रोसेस कौन सा है, ठीक है ना। ये प्रोसेस के अंदर ग्राफ का जिक्र कर रखा है, मतलब खुद ही आपको पता लग, देखते ही क्वेश्चन होने लगेंगे इसके। जरूरी है 12 के 12 ग्राफ माइंड में सेट करना, उनके स्लोप माइंड में सेट करना, ठीक है। अच्छा अब सुनो अगली बात। अब वो तीसरा कौन सा बताइए इसका, पीटी बनाना है ना। देखो बना रहे हैं पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ शुरू में टेम्परेचर क्या है इसका, टी नोड कहाँ है, मतलब कुछ भी बोल दोगे। T1 T2 है, शुरू में T1 था। प्रेशर मैंने थोड़ा ना पूछा था, टेम्परेचर पूछा था। T1 T2, ठीक है। ये P नोड, प्रेशर तो P था ना, यहाँ पे आएगा P नोड, ये आएगा P नोड, ओके। अच्छा अब सुनो, स्लोप क्या आएगा इसके अंदर बताइए। स्लोप आ जाएगा dP बाई dt।
चेंज इन प्रेशर क्या आएगा यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर 0, चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा 0 अपॉन पॉजिटिव 0 आएगा, स्लोप क्या आएगा इसका 0, इनिशियल स्टेट है ये वाली एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, दिस इज द ग्राफ हियर, ठीक है। स्लोप 0 आएगा इसका, अरे माने कि नहीं माने, इसका स्लोप आएगा 0। चलो बताओ आइसोबारिक के पीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, 0 होता है यार, स्ट्रेट आता है ऐसे, ठीक है। हो गया ये भी, इसके भी 3 ग्राफ हो गए। अब आ जाओ जी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के बारे में तीनों बातें। बताओ पहले क्या था, पहले नंबर पे डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर लेट अस कंसीडर द स्टेट वेरिएबल्स P1 V1, P1 V नोड मान लो इसमें, तो V नोड P1, P2 V नोड T2, ये आ जाएगा P2 V नोड T2, P1 V नोड T1, फिर आएगा यहाँ पे P2 V नोड T2, ये यहाँ पर आएंगे स्टेट वेरिएबल, ये जो ना ये स्टेट्स थी, मतलब जो है ना इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, कंपेयर करना है। लेट P2 इज ग्रेटर देन P1, देयरफॉर T2 विल बी ग्रेटर देन T1। मान लेते हैं कि P2 ग्रेटर देन P1 है, देयरफॉर T2 विल बी ग्रेटर देन T1। अच्छा अब सुनो, अब उसके बाद बनाना है पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ पीवी ग्राफ बनाना है। देखिए आप इनिशियली वॉल्यूम कितना है यहाँ पे V नोड, प्रेशर कितना है P1 एंड P2, P2 बड़ा है P1 से, P1 एंड P2, यहाँ पे इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है और ये वाली क्या है यहाँ पे, कौन सी स्टेट है, ये वाली फाइनल स्टेट है, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब क्या करना है आपको, स्लोप लिखना है, स्लोप होता है dp बाई dv, चेंज इन प्रेशर क्या है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर है कुछ ना कुछ जो भी है, चेंज इन वॉल्यूम 0, इनफाइनाइट आएगा इसका स्लोप, ऐसे वर्टिकल लाइन बन गई और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन का स्लोप आ गया इनफाइनाइट के बराबर, ठीक है। कोई शक है किसी को इस बात में, पीवी ग्राफ बन गया भाई, वीटी ग्राफ, ये बताइए वीटी ग्राफ के अंदर टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, ये T1 है एंड दिस इज T2, हाँ T2 बड़ा है ना, अरे किसको क्या हो गया भाई, अरे जल्दी दो भाई, इधर पास करो जल्दी, फास्ट दो यार। हाँ जी सर, जैसे इसमें हमने कंप्रेशन एक्सपेंशन लिया है, ऐसे कंप्रेशन, अच्छा कंप्रेशन ले लो, सारी एरो पलट जाएंगी, एरो पलट जाएंगे। मैंने पता क्या, मैं एक्सपेंशन ले रहा हूँ, मैंने मान लिया कि भाई P2 ग्रेटर देन P1, एक्सपेंशन ले लिया मैंने, लेट यहाँ से ये लेट में ना P2 लेस देन P1 मान लेते हैं, सॉरी एक्सपेंशन नहीं मान रहे हम, इसमें ये मान रहे हैं कि हीट एनर्जी दे दी मैंने। दो तरीके से करवा सकते हैं आइसोकोरिक, एक एनर्जी दे के एक लेके,
मैं ईटर्नसी दे के करवा रहा हूँ, आप ईटर्नसी लेके करवा लो तो भी ग्राफ वही बनने, नेचर वैसे ही आनी है, बस एरो बदलनी है और कुछ नहीं होना। स्लोप पे कोई फर्क नहीं ना स्लोप पे फर्क पड़ना, ना नेचर पे फर्क पड़ना, वो ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, बस वो एक तो एरो ऊपर एक एरो नीचे। बस ये नहीं है कि ग्राफ पहले ऐसे था और अब ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले ऐसे था, अब ऐसे रिट्रेस कर जाएगा अपने पाथ को, बस रिट्रेस बैक करेगा और कुछ नहीं। पहले ग्राफ ऐसे था ना, मान लो ऐसे है ग्राफ, तो ऐसे बन जाएगा बस। वो ऐसे नहीं होता कि पहले ऐसे था और अब इधर से ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एरो बस वो पाथ अपने पाथ को रिट्रेस बैक मारेगा, बस एरो का साइन बदल जाएगा। क्योंकि ना देखो, आप सबको पता है कि आइसोथर्मल दो तरीके से करवा सकते हैं हम, ठीक है, और आइसोबारिक भी दो तरीके से, आइसोकोरिक भी दो तरीके से और एडियाबेटिक भी दो तरीके से। मैं किसी एक तरीके से करवा रहा हूँ, दूसरे तरीके से वही वाले ग्राफ बनेंगे, नेचर वही बनेगी, ठीक है। ये हो गया पीवी ग्राफ। अब बनाना चाहिए वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर बताइए वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वी नोड। ये इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज फाइनल स्टेट, क्योंकि इनिशियल स्टेट एंड ये वाली होगी फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट है एंड दिस वन इज फाइनल स्टेट। स्लोप dv by dt, dv by dt, चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, 0 अपॉन पॉजिटिव 0 ही आएगा। ये पीटी ग्राफ आ गया। पीटी ग्राफ बनाना है, पीटी ग्राफ। देखिए इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे लिखोगे T1, क्या यानी क्या लिखोगे T2। प्रेशर के बारे में क्या विचार है, विचार क्या होना है, P2 बड़ा है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है भाई एंड दिस वन इज फाइनल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट है और ये वाली फाइनल स्टेट है। स्लोप ड्रॉ करना है, स्लोप लिखना है इसका, स्लोप चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव आएगा, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा सब कुछ, पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्लोप आ गया पॉजिटिव। अब इस केस के अंदर आप मुझे एक बात बताओ, किसकी वैल्यू निकालनी है, पी डी वी प्लस में वी डी पी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। क्या लिखें इसमें, आइसोकोरिक है भाई, डी वी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डी पी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी एन आर, माइनस का नहीं आएगा, एन आर अपॉन वी नोट आ जाएगी। स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, याद कर लो भाई इसका, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है। आइसोकोरिक की हो गई तीनों पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक। कोई शक है किसी को, समझ आ रहा है आपको ये? 9 ग्राफ थी, हो गए 3 ग्राफ और सुन लो। कौन कौन से हो गए, 3 हो गए क्या, वो 3 प्रोसेस हो गए शायद। एडियाबेटिक रह गया ना, करते हैं एडियाबेटिक को। एडियाबेटिक प्रोसेस देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में 3 बातें हैं। सबसे पहले तो
नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो हीट interaction between system and surrounding. P1 V1 T1, P2 V2 T2, P1 V1 T1, P2 V2 T2. ठीक है, एक काम करो, मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, V2 ग्रेटर देन V1 है, P2 लेस देन P1 हो जाएगा, T2 लेस देन T1 हो जाएगा. ठीक है, T2 लेस देन T1. पहले ऊपर वाला मानना है लेट, फिर नीचे वाले तो ऑटोमेटिक हो गए. अच्छा अब सुनो अगली बात. अब इसके अंदर जो है ना, पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है पहले तो. वॉल्यूम में V2 ग्रेटर देन V1 है, ये V1 है, ये V2 है. प्रेशर के बारे में क्या विचार है, P2 छोटा है, P1 बड़ा है. P1 V1, ठीक है ना. ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है. ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है. ये इनिशियल, ये फाइनल. अब स्लोप निकाल लो भाई इसका. स्लोप क्या होता है इसका, dp बाय dv. ये पता कितना था, माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी आता है. वैसे उसका आइसोथर्मल का था माइनस पी बाई वी, इसका माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी आता है. पता कहाँ से आया, इसको ये आया था, इसका डेरिवेशन क्या था, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है. पहले इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाल लोगे और उस डिफरेंशियल फॉर्म से आएगा फिर ये. ठीक है ना, जरूरत तो है नहीं, डिफरेंशियल फॉर्म निकाल के आ जाएगा. वैसे ये स्लोप याद कर लो, मतलब ये समझ लो कि आइसोथर्मल का जो पीवी ग्राफ था ना, क्योंकि मैंने बोला ना कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक लगभग एक जैसे हैं. आइसोथर्मल का जो पीवी ग्राफ होता है वो ऐसा ही होता है, एडियाबैटिक का पीवी ग्राफ ऐसा ही होता है. उसका स्लोप था माइनस पी बाई वी, इसका स्लोप है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी. गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टीप होती है उसकी कर्व, ज़्यादा स्टीप होती है उसकी कर्व. याद कर लो आप. मतलब जैसे कि पता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि भाई एक ग्राफ है, एक ऐसे है. एक तो आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ है, ये एक तो 1 एक 2 है. एक आइसोथर्मल का पीवी है, एक एडियाबैटिक का पीवी है. तो बताइए एडियाबैटिक वाला कौन सा है, सेकंड है, क्योंकि ज़्यादा स्टीप कर्व होगी ना, स्लोप ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो इसका गामा टाइम ज़्यादा ही है. ठीक है ना. ये है इस केस के अंदर आइसोथर्मल का, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल पीवी है ये, और ये एडियाबैटिक पीवी है, एडियाबैटिक पीवी. ये एडियाबैटिक पीवी हो गया, आइसोथर्मल पीवी आ गया और एडियाबैटिक पीवी आ गया. अरे मान रखनी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई दोनों के. और एक रिलेशन होता है, जो आइसोथर्मल पीवी होता है ना, जो एडियाबैटिक पीवी स्लोप होता है माइनस का गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल पीवी स्लोप. एडियाबैटिक पीवी स्लोप जो होता है माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो लगा क्यों रहे हो, प्लस बन जाएगा. माइनस माइनस तो गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, बस माइनस नहीं आता. उससे बेसिक पॉइंट में लगाओ तो डालेना. ठीक है ना, यहाँ पे प्लस ही आएगा. ये हो गया पीवी. ठीक है, इसका स्लोप भी हमें याद हो गया, वीटी और पीटी ये ड्रॉ करने हैं. वीटी एंड पीटी. इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे T1 है, T2 छोटा है भाई इसमें, तो T1 बड़ा है,
V2 बड़ा है, V1 छोटा है, इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये स्टेट 1 ये स्टेट 2, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट है। अब लिखना इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप dv/dt। इसका स्लोप जो है ना याद करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। एक्चुअल में मैं सही बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है अभी। इसका कुछ ऐसा था v/t का -1 ऐसा कुछ था इसका स्लोप। मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है -v/t अपन गामा -1 यही होता है। ये ना टीवी की पावर गामा -1 इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाल के फिर आता है। मैं लिख देता हूँ इसका स्लोप माइनस का v/t गामा -1 ये होता है। ये पता है कहाँ से आया, एक होता है ना टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाल लोगे फिर वहाँ से निकल के आता है ये, ठीक है ना। तो सोल्व करने की प्रूफ की जरूरत नहीं है, स्लोप याद कर लो यार, वो याद किया वही काम आएगा बस। -v/t गामा -1 इसका स्लोप होता है, स्लोप वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का स्लोप -v/t गामा -1। और इसका ये नेचर ऐसी आती है, इसकी नेचर ऐसी आएगी इस स्लोप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऐसी बनती है। एरो ऊपर बनेगी इसमें, एरो ऊपर जाएगी इसमें 1 से 2 एरो ऊपर जाती है, ठीक है ना। स्ट्रेट मत बनाना है इसको, ऐसे बनाना है कर्व्ड, ठीक है। अब सुनो इसका लास्ट ग्राफ पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ T2 लेस देन T1 है, प्रेशर P2 लेस देन P1 है, P2 लेस देन P1 है। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है, क्या जाएगा इसका स्लोप बताइए, dp/dt। चेंज इन प्रेशर क्या आएगा इसका, मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसका स्लोप सीधा याद ही कर लो। इसका होता है गामा p/t गामा -1, इसका होता है गामा p/t गामा -1, ये होता है इसका स्लोप। ये दिस इज द ग्राफ हियर। ये भी वो pt की पावर गामा अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है ना, उसको गामा अपॉन में गामा माइनस उसको इसको डिफ्रेंशिएट करने से आता है ये, ठीक है ना। स्लोप की वैल्यू भी आ गई है, याद कर लो इसको। हालांकि लास्ट वाले की जरूरत कम पड़ती है फिर भी। एरो एरो सॉरी एरो 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 ऐसे बनेगी, गामा p अपॉन में t गामा -1, ये इसका स्लोप है। अरे कोई डाउट है किसी को, ये 12 ग्राफ हो गए ना याद है, इनके स्लोप याद हो गए। नेक्स्ट टॉपिक कार्नोट हीट इंजन साइकिल। कार्नोट हीट इंजन के बारे में, कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने पता क्या किया, जो हीट इंजन सबसे पहले बनाया था। हीट इंजन पता है कहाँ यूज़ होता है, जितने भी व्हीकल्स हैं या मोटरसाइकिल है जैसे, ये सब इनके अंदर इंजन ही तो लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है। इस इंजन के अंदर क्या हो रहा है कि प्रोसेस हो रहे हैं, चार प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो जो कार्नोट हीट इंजन है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा सेमेस्टर इसके ऊपर बेस्ड है, तो 6 महीने तक पढ़ते रहो। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर ये बिल्कुल कम है, सिर्फ इसके जो क्वेश्चंस जितने भी मिलेंगे वो सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड मिलते हैं। पहली बात तो है कि ये वो वाला टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, कुछ भी हो जाए। कार्नोट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर,
ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर आगे कराएंगे, मतलब अगले नेक्स्ट वीक में ही हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक में से आप मुझे एक साल ऐसा दिखा दो कि इन दोनों में से क्वेश्चन आया हो, फ्री के मार्क्स। अभी मैं इस टॉपिक को 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। 15 मिनट इसकी डीपीपी है, उसके वो 20-22 क्वेश्चन वो सोल्व कर लेना, फिर आप प्रीवियस ईयर से कार्नोट हिंदी देंगे वो कर लेना, सारे हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो 4 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। कोई बच्चा बेवकूफ़ होता है जो इस 15 मिनट में अगर वो 4 नंबर बनते हैं तो उनको छोड़ के आता है। तो ठीक है, रेफ्रिजरेटर के भी होंगे नहीं, रेफ्रिजरेटर में कराऊंगा तब होंगे। हीट इंजन के हो जाएंगे, या तो हीट इंजन का क्वेश्चन आता है या रेफ्रिजरेटर का आता है। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर है क्या चीज़ इसके अंदर। अच्छा फिर स्टूडेंट छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि इसको टीचर ना 2 घंटे तक पढ़ाते रहते हैं, पता नहीं क्या डेरिवेशन करते रहते हैं। ठीक है ना, वो उसका जो फॉर्मूला होता है ना एफिशिएंसी का, उसका प्रूफ करते हैं वो। उसके प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, वो मैं लगातार से उसका आधे घंटे में होता है प्रूफ। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उससे क्वेश्चन, तो मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी क्वेश्चन दिखा दो जो प्रूफ से सोल्व होता हो या प्रूफ का कोई भी फ़ायदा होता है उसका। एक किसी भी क्वेश्चन में फ़ायदा नहीं है उसका कहीं पर भी। अच्छा अब सुनो, अभी मैं क्या करवा रहा हूँ आपको कि एफिशिएंसी, मैं जितना बोलूँ ना उतना माइंड में सेट कर लेना आप इसके बारे में। आपको स्कूल के एग्जाम तो देने नहीं है, मैं जितना बोलूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है मैं रट्टा मरवाऊँगा, समझ में आ जाएगी चीज़ क्या है। पहली बात तो कार्नोट हीट इंजन कर क्या रहा है, इसका पर्पज़ क्या होता है। ये भाई पेट्रोल या डीजल को ले रहा है और उसके बदले में गाड़ी को चला रहा है, पहियों को घुमा रहा है। गाड़ी घूम रही है, गाड़ी का जो सिस्टम उसे घुमा रहा है। ये गाड़ी का सिस्टम घूमेगा तो पहिए घूमेंगे, पहिए घूमेंगे तो गाड़ी चलेगी। यानी कि इसका काम क्या है, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके, पेट्रोल या फिर डीजल का यूज़ करके, तो वो केमिकल एनर्जी होगी, उसका यूज़ करके टू कन्वर्ट इट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, इसका पर्पज़ है। समझ आ गई बात? अच्छा, इसमें एक इंजन लगा रहता है, वो इंजन किस प्रकार का होता है, अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें मैंने बोला कि 4 प्रोसेस होते हैं। वो चारों प्रोसेस कौन से होते हैं और वो इसी सीक्वेंस में होते हैं, मैं भी जिस सीक्वेंस में आपको बताऊंगा उनकी सीक्वेंस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है पहले, फिर होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जो इनिशियल स्टेट होती है ना वही फाइनल स्टेट भी होती है चारों प्रोसेस होने के बाद। पहली बात तो ये याद कर लो, ये आप ही को सर यही चारों क्यों होते हैं, मैं इसका रीज़न बताऊंगा। पहले ये वाले जो चारों के नाम लिख लो आप चुपचाप, ठीक है ना, लिखो। सबसे पहले नंबर पे तो पहला क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, इसमें जो ना आप Q1 सप्लाई करोगे, आप हीट एनर्जी Q1 सप्लाइड, इसमें Q1 की हीट एनर्जी सप्लाई होगी, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में कुछ नहीं होता, आइसोथर्मल कंप्रेशन में Q2 अमाउंट बाहर निकलता है, Q2 अमाउंट इज रिलीज्ड। ठीक है, सुन अब क्या होता है इसमें कि जैसे कि आपने इस इंजन में ना नथिंग, इसके अंदर एक सिलेंडर होता है ऐसे, और भाई ये ऐसे था पहले, ये इनिशियल स्टेट, ये मतलब जो है एक सिस्टम हो गया, गैस इज फिल्ड इनसाइड इट, इसके अंदर गैस भरी हुई है भाई, ये इनिशियल स्टेट है, पहली स्टेट आ गई। पहले करवा दिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, करवा दिया, और Q1 सप्लाई कर दिया, इसमें Q1 सप्लाई हो जाता है अपने आप ही, इसके अंदर कुछ सिस्टम लगा रहता है, Q1 सप्लाई हो जाता है इसमें। ये भाई आ गया यहाँ पर, Q1 सप्लाई हो गया, यहाँ पर आ गया। फिर क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, 2 से लेके 3 आ गया ये। ठीक है, 2 से 3 आ गया, एक्सपेंशन ही हो रहा है, 2 बार एक्सपेंशन होता है, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है सर, फिर ये कन्फ्यूजन ये आ रहा है सर, ये क्यों हो रहे हैं, इनके होने से ऐसे वो गाड़ी कैसे चली, वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे आई, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ना अभी, आप इसको ना याद करो। ठीक है ना, ये चारों के चारों की ये सीक्वेंस में चारों प्रोसेस होंगे। पहले होंगे
फिर ये Q1 सप्लाई कैसे हुआ सर, किसने सप्लाई कर दिया। अगर आप इस टाइप की बात सोचोगे ना, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आप एक बार मैं जितना बोल रहा हूँ सारी बातों का जवाब मिलेगा, आप एंड में पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना। जो आपके माइंड में क्वेश्चन हैं अगर, तो मेरे पास उन सारी बातों के जवाब हैं। अब सुनो, इसके अंदर क्योंकि मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो डिटेल है मेरे पास, तो इसकी जितना मर्जी डिटेल पूछ लो, ठीक है ना। अभी देखो इसके अंदर क्या है कि Q1 सप्लाई हो गया, ठीक है ना। पहले Q1 सप्लाई होता है, एक्सपेंशन हो गया, फिर Q2 सप्लाई होता है, Q2 नहीं, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है बताओ। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, पहले तो Q2 अमाउंट निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ कहीं आ जाएगा या फिर यहाँ तक आ जाएगा। मान लो यहाँ तक आ गया कहीं, ये फोर्थ पोजीशन होगी, ठीक है, आइसोथर्मल, और Q2 अमाउंट बाहर निकल गया, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा सीधा, ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन से। ये 4 प्रोसेस होंगे, इसी सीक्वेंस में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और ये पिस्टन ऐसे होता रहता है, ये सब पिस्टन ऐसे होता रहेगा इसके अंदर। इसमें Q1 ज़्यादा होता है, Q2 बहुत कम होता है। Q1 ज़्यादा होता है और Q2 बहुत कम होता है। पता है क्या, तो Q1 तो मिलता है, इसके अंदर एक बर्नर लगा रहता है, बर्नर, वो पेट्रोल को या डीजल को जलाता रहता है और जलाएगा और हीट एनर्जी मिलेगी। तो Q1 तो मिली है पेट्रोल से, पेट्रोल या डीजल से मिली Q1 तो। और जो Q2 बाहर निकली है ना, वो निकलना ज़रूरी है। उसके बदले में या तो एक तो गाड़ी गर्म हो जाएगी, एक धुआं वगैरह वो निकलेगा, धुएं की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकले, तो वेस्टेज है। Q2 इज़ द वेस्टेज। आप इस वेस्टेज को बचा नहीं सकते, ये तो होगी। कोई भी इंजन आज के टाइम में आइडियल इंजन नहीं बना, क्योंकि अगर आइडियल इंजन होता है ना, आपको पता है जब आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो ना बाइक में, उसमें यूँ 40 रुपये करते हो, 60 रुपये तो ख़राब जाते हैं। किस चीज़ में, वो मोटरसाइकिल गर्म होता रहता है, उसके बदले में स्पेयर पार्ट्स ख़राब होते रहते हैं, गर्म हो गए, धुआं निकलता रहता है उसके बदले में। सर ये तो बहुत माड़ी बात माड़ी बात तो है ही, क्योंकि 100 में से 40 का, एक तो वैसे पेट्रोल महंगा कर रखा है, एक तो इतना महंगा कर दिया, और उसमें से भी हम सर 40 तक यूज़ करते हैं, मतलब जो है। और वो भी खैर कंपनी पे डिपेंड करता है, वो तो मतलब जैसे कि कौन सी कंपनी कैसा इंजन बना रही है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं बना कि जो 100% एफिशिएंसी वाला हो, एफिशिएंसी 1 हो। जितने भी इंजन है ना, सबकी एफिशिएंसी 0 और 1 के बीच में है। किसी की 1/2 है, किसी की 1/3 है। मतलब ये है कि 1/3 का मतलब 1/3 यूज़ होता है, 1/4 है किसी की एफिशिएंसी, यानी 1/4 यूज़ होगा, 3/4 खराब हो गया। किसी की एफिशिएंसी 1 है, यानी पूरा यूज़ हो गया। समझ रहे हो बात को। एफिशिएंसी किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच। अगर किसी इंजन की एफिशिएंसी 0 तो क्या होगा, सारा धुएं में ही जाएगा, गाड़ी व्हीकल चलेगा थोड़ा ना, वो सिर्फ धुआं निकाल लेगा, चलेगा नहीं, वो चलता नहीं है, वो एफिशिएंसी 0 उसकी, ठीक है ना। अब जैसे कईयों के जैसे जो व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे धुआं ज़्यादा निकालते हैं, कोई ऑटो वगैरह वाले जा रहे होते हैं सड़क पे, धुआं कर जाते हैं, और वो पता है क्या, वो कहते हैं अपने क्या फ़र्क पड़ता है, धुआं तो इनको लग रहा है। अरे मूर्ख, तेरा ये जो डीजल है ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना, एफिशिएंसी 1/10 लेके बैठा हुआ है मतलब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 10 रुपये का यूज हो रहा है, बाकी ख़त्म। और अगर मतलब जो ना कोई ऐसा इंजन बना दे ना, मतलब कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंजन बना दे जो कि मतलब 90% एफिशिएंसी देता हो, या फिर 100% देता हो, तो बहुत बड़ी बात है। 100% हो नहीं सकता वैसे, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आइडियल कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है। 90 या 99 ऐसा कोई मतलब इंजन बना दे, सारी गाड़ियाँ रिप्लेस हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड में, सड़कों पर जो चल रही हैं। लोग इनको सेल, इनके रेट नहीं रहेंगे, फिर वो जो नहीं आएंगी गाड़ी, लोग है ना पुराना मॉडल कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि अभी जो 100 में से 40 का यूज़ कर रहे हैं हम, फिर 100 में से 90 रुपये का यूज़ हो रहा है उसमें, सबकी जो मतलब माइलेज है एवरेज डबल हो जाएगी यार सबकी, समझ रहे हो ना बात को। और वो जो बंदा होएगा ना, उसका जो भी, वो जिस भी कंपनी को अपना जो वो देगा, अपना जो फॉर्मूला है, उसकी जो पेमेंट होएगी वो इतनी ज़्यादा होएगी कि वो मतलब पर व्हीकल उसके पास पहुँचेंगे। वो ऐसा देगा ही नहीं एक बार में सेल कर दिया, जितने व्हीकल सेल होंगे ना उस कंपनी के, पर व्हीकल उसके पास अमाउंट पहुँचेगा, वो रात रात टॉप 10 में आ जाएगा, उसका नाम पूरे वर्ल्ड में अमीरों में टॉप 10 में नाम आ जाएगा, इतना अमीर हो जाएगा। कंपनी इतना थोड़ा ना कमाएगी जितना वो कमाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के, क्योंकि इस चीज़ के अंदर अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि वो तो उसके उस पर है, मतलब आपका माइंड सेटअप कैसा है। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको
कि एफिशिएंसी की बात बता रहा था, क्वेश्चन आते हैं एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि कितने में से कितने रुपए का यूज़ हो रहा है। अब देखो इसके अंदर जो है ना, अब Q1 सप्लाई हुआ, Q2 बाहर निकला, तो यूज़ कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। यूज़ कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। आपको पता है देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूज्ड अपॉन सप्लाइड, यूज्ड हीट अपॉन सप्लाइड हीट, ये होता है यूज्ड हीट अपॉन में सप्लाइड हीट। एफिशिएंसी मतलब ई, यूज्ड हुई है Q1 माइनस Q2 और सप्लाइड होती है Q1, ये फॉर्मूला होता है इसका एफिशिएंसी का। एक तो ये वाला होता है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय में Q1, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया इसका Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। अच्छा अब सुनो, ये जो Q1 सप्लाई किया जाता है ना, ये T1 के टेम्परेचर पे सप्लाई किया जाता है। किस पे, T1। उस टाइम सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 रखा जाता है, जो यहाँ से सप्लाई होता है। मैं समझाऊंगा, एक एनिमेशन दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। इसको सोर्स टेम्परेचर भी बोलते हैं, सोर्स टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। T1 टेम्परेचर पे सप्लाई होती है हीट एनर्जी Q1 की, और Q2 की जो बाहर निकलती है वो T2 टेम्परेचर पे निकलती है। उस टाइम सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 रखा जाता है। इसको सिंक टेम्परेचर भी बोलते हैं, सिंक टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर। जो सप्लाई होती है Q1 की, उस टाइम सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है, T1। कैसे, सराउंडिंग का होता है T1, या सराउंडिंग सिस्टम का ही बोल दो, सिस्टम का भी। उस टाइम सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो रहा था, T1। उस टाइम टेम्परेचर T1 है, और ये T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2 होता है। उसको सोर्स टेम्परेचर भी बोलते हैं। सोर्स का भी इतना होता है, सिस्टम का भी उतना ही होता है उस टाइम। और जब Q2 बाहर निकल रही होती है, सिस्टम का टेम्परेचर टाइम T2 होता है, और सिंक का टेम्परेचर, सिंक का, उसको सिंक टेम्परेचर भी बोलते हैं, सिंक टेम्परेचर। हीट एनर्जी बाहर जा रही है तो सराउंडिंग का नाम सिंक हो जाता है। अगर जब हीट एनर्जी अंदर आ रही हो तो सराउंडिंग का नाम क्या होता है, सोर्स। और जब हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है तो सराउंडिंग का नाम होता है सिंक। इसलिए इसका नाम सिंक टेम्परेचर, क्योंकि ना ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में बोलते हैं सिंक टेम्परेचर इतना है T2 और सोर्स टेम्परेचर इतना है T1, तो आप समझ जाना, ठीक है ना। T2 भी जब कंप्रेशन हो रहा होता है ना, उस टाइम सिस्टम का T2 होता है टेम्परेचर, सिस्टम का भी T2 होता है और बाहर का भी T2 होता है, क्योंकि उस टाइम आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा होता है। आइसोथर्मल में कांस्टेंट भी रहेगा अंदर का और बाहर का, ठीक है। एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला होता है, Q1 को रिप्लेस कर दो T1 से, Q2 को रिप्लेस कर दो T2 से, अपॉन में Q1 को रिप्लेस कर दो T1 से। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये और होता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक और ये वाला और होता है, T1 माइनस T2 बाई T1। और एक बात और याद रखना कि Q1 बाई Q2, Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 होता है। Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, दिस इज द फॉर्मूला हियर। Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये चारों के बीच में रिलेशन है, ये Q2 Q1 T2 T1, इन चारों के अंदर रिलेशन है ये। पता क्या होता है, सुनो, इसमें क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इतने पे बेस्ड। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, अभी इसके एनिमेशन वगैरह चलेंगे, अभी तो भाई टाइम है, मतलब जो है आप जल्दी ना करें। पहली बात तो एफिशिएंसी क्या चीज़ है। एफिशिएंसी आप समझ रहे हो 0 और 1 के बीच में होती है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, रेंज लिख लो आप, ठीक है। एफिशिएंसी इज बिटवीन 0 एंड 1। ऐसा ये जो ना ये काम हो चुका है। पहले पता है क्या था कि पहले जो व्हीकल्स थे ना जितने भी, वो सारे सेल्फ स्टार्ट नहीं थे। पहले वो ना जैसे जनरेटर चलता है ना, वो हैंडल घुमा के यूँ ऐसे ऐसे लगा के, मतलब जो है वो पहले ऐसे चलते थे सारी गाड़ियाँ। जितनी भी गाड़ियाँ आज से अगर आप 100-150 साल पहले चले जाओ तो गाड़ियाँ ऐसी नहीं होती थी, ऐसे चाबी घुमाई और स्टार्ट होगी। पर वो एक आता भी वो टोक्का सुना हुआ आपने, टोक्का ही बोलते हैं ना उसको। वो ऐसे ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही घुमाते हैं उसको, नहीं देखा होगा यार, पहले होता था। अब सुनो, आज भी आता है वो, उसी तरीके से स्टार्ट होता है वो। सुनो अभी देखो, पता है क्या, उसमें पहले जितनी भी गाड़ियाँ थी ना, और बहुत ही अमीर अमीर लोग ही रखा करते बस, ठीक है। बहुत जो अलग होते थे, मतलब ये मान के चलो कि पूरे शहर में किसी एक या दो के पास है, गाँव में तो है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा होता था। तो उस टाइम में और उसको तो बहुत बड़ा माना जाता था। और वो लोग पता क्या करते थे, वो खुद तो स्टार्ट करते नहीं थे, अपने साथ बंदा रखते थे, ठीक है ना। तो और वो बंदा तो पहले स्टार्ट करता था, साथ बैठता था, फिर वो कहीं पे रोक नहीं तो रोक दी गाड़ी, फिर उसके बाद दोबारा मतलब जो स्टार्ट किया ये होता था पहले। फिर किसी साइंटिस्ट ने, किसी इंजीनियर ने, साइंटिस्ट क्या था, इंजीनियर ही था वो, उसने कर दिया सेल्फ स्टार्ट इन्वेंट, ठीक है ना। और वो जैसे इन्वेंट किया,
और वो जिस कंपनी के लिए वर्क कर रहा था ना, उस कंपनी ने उसको निकाल दिया था बीच में ही। वो कंपनी तो मतलब जो है बहुत धोखे में रही, और उसके बाद उसने खुद ही मतलब जो है सारी कंपनियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई तू कुछ नहीं, कंपनी उस कंपनी का उसने नुकसान कर दिया। उसने से इन्वेंट करने के लिए 2-3 साल लगा दिए हैं, वो खर्च पैसे लेता रहा और वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, एक्सपेरिमेंट सारे फ्लॉप होते चले गए, कंपनी को लगा कि ये धोखा दे रहा है। कंपनी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि भाई ये जो बंदा है ये सिर्फ नुकसान कर सकता है और ये और कुछ नहीं है। वो टाइम मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, सर मैं करूँगा, मैं सर करूँगा, मैं सर करूँगा। क्या करेगा तू, क्या खा करेगा? उसको बाहर निकाल दिया। वो बाकी कंपनियों के पास भागा मतलब जो है वो, लेकिन सारी कंपनियों ने मना कर दिया। फिर उसने अपने खुद के खेत ज़मीन और मतलब जो अपना घर वगैरह बेच बाच के फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और कर दिया काम, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है कई बार। अब सुनो, उसके बाद उसकी पूरी स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको कभी। अब देखो, 0 और 1 के बीच में एफिशिएंसी की वैल्यू। अच्छा, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो क्या क्या है। एक तो यूज इट अपॉन में गिवन इट, इसका फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 क्या है? सप्लाइड। Q2 क्या है? रिलीज्ड। और एक होता है T1 माइनस T2 बाई T1। T1 क्या है? सोर्स टेम्परेचर। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, जब हीट एनर्जी Q1 दे रहे हो, उस टाइम जो टेम्परेचर है सिस्टम का या सराउंडिंग का, एक ही बात है। और जब हीट एनर्जी निकल रही है, उस टाइम जो टेम्परेचर है अंदर का और बाहर का, वो T1 है, ठीक है। अब सुनो, एक ग्राफ भी होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, देखो इसका ग्राफ। पीवी ग्राफ बनाना होता है इसका। पहले तो ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है। ऐसा बनेगा, एक साइकिल से बन जाती है। पता है ये क्या है? यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन का पीवी ग्राफ है, ये वाला, ये पहला है। फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ग्राफ है ये। आइडिया ऐसा नहीं होता, गलत कर दिया मैंने ग्राफ। ऐसा होता है, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ग्राफ ये वाला हो गया, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, ऐसा ग्राफ बनता है। बाकी आप ऐसा करना, मैं इसको और अच्छे से भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ना अच्छे से ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रखा, आप इसको ना ड्रॉ करें अभी, ये सही है। अब ये थोड़ा सही है अभी। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये ग्राफ बनता है इसका। अब इसका देखिए एनिमेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे खींचने की जरूरत ही नहीं थी यार, वापस करो ना, तो ये उसके अंदर आएगा। करना भाई, गौरव शर्मा उठ के करना एक बार। नहीं अभी भी ऐसे तो अड़ेगा ये। अच्छा ठीक है, अब तो
क्या हो गया यार इसको? सुनो भाई, ये पता है क्या, पहले तो ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो उससे तक हैंडल लगा रहेगा। ये हैंडल के साथ ये एक व्हील लगा रहता है, अंदर ही अंदर होता है, ये गाड़ी के अंदर होता है, ये बाहर नहीं दिखता। और इसके अंदर इसके ऐसे ऐसे होने से ये जो इसका मेन व्हील है गाड़ी का वो घूमेगा ऐसे, इसके ऐसे ऐसे होने से। और ये जो है ना बाकी गाड़ी का पूरा सिस्टम इसे जुड़ा हुआ रहता है, और ये इसके घूमने से पूरी गाड़ी घूम जाती है। पहली चीज़ तो ये है। हम जैसे कि ये सोचते हैं कि भाई ये जैसे पिस्टन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसके ऐसे ऐसे होने से हो क्या रहा है, इसके ऐसे ऐसे होने से जो गाड़ी के अंदर एक मेन व्हील लगा हुआ है कहीं ना कहीं, वो उससे अटैच्ड है ये पिस्टन, और वो घूम रहा है, और उसके घूमने से पूरी गाड़ी को घुमा दे रहा है। बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी से अटैच्ड हैं, इस व्हील के साथ, मेन इस व्हील का घूमना। आगे बात समझ में? तो इस पिस्टन के ऐसे ऐसे होने से ये होता है। दूसरी बात देखिए आप, देखिए आप, इसमें क्या होता है, ये देखिए आप, पहली बात तो ग्राफ दे रखा है, ए टू बी है एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर ये सी डी ग्राफ, ये क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब सुनो, ये सिलेंडर, जैसे इस सिलेंडर में क्या होता है कि 3 पैड है, ये रेड कलर की है पैड, ये है ग्रे कलर की है, और ये ब्लू कलर की है, 3 पैड है। इसका टेम्परेचर T1 है रेड का, ग्रे का क्या था, कोई टेम्परेचर नहीं है, वो तो इंसुलेटर है, और जो ब्लू कलर था उसका टेम्परेचर T2। यहाँ से थर्मोकोल चढ़ा रखी है, यहाँ पे इंसुलेशन है, देखो यहाँ ग्रे कलर है ना, यानी यहाँ पे इंसुलेटेड है सब कुछ। ये नीचे से कंडक्टिंग बना रखा है, ये जो सिलेंडर है इधर से थर्मोकोल है, इधर से थर्मोकोल है, और नीचे से क्या बना रखा है इसको, कंडक्टिंग। इसका बेस कंडक्टिंग है, ताकि इडली चली भी जाए और आ भी जाए, जा भी सकती है उस रास्ते से और आ भी सकती है। अब ये बारी बारी से ये पैड कॉन्टेक्ट में आती हैं, ठीक है। एक पैड के लिए होता है एक व्हील सा अलग से अंदर, वो घूमता रहता है, तो अलग अलग पैड अलग अलग टाइम कॉन्टैक्ट में आती हैं। पहले रेड कलर की पैड कॉन्टैक्ट में आएगी, फिर ग्रे कलर की पैड कॉन्टैक्ट में आएगी, फिर ब्लू कलर की पैड कॉन्टैक्ट में आएगी, फिर से रेड कलर की कॉन्टैक्ट में आएगी, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। अब सुनो, जब ग्रे कलर की ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से इंसुलेशन हो गया, ये यहाँ भी इंसुलेशन, यहाँ भी इंसुलेशन, यहाँ भी इंसुलेशन। अब हीट एनर्जी आउट हो रही है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि हीट आउट हो रही है Q2 अमाउंट की। फिर ग्रे कलर की पैड आ गई, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस टाइम बेस कंडक्टर, ये इंसुलेटर है ना, ये तो फिर ये ग्रे कलर की जो पैड है ये तो इंसुलेटर थी ना, ग्रे कलर की जो बेस कंडक्टर है, लेकिन ग्रे कलर की पैड इंसुलेटर है ना इसके अंदर। सुनो अभी देखो, दोबारा करते हैं इसको, देखो ध्यान से सुनो। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए आप, पहले रेड कलर की पैड हीट इन, Q1 अमाउंट जा रहा है अंदर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर ये रेड कलर की पैड, ये ग्रे कलर की पैड, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, गैस फैल रही है। फिर होगा ब्लू कलर की पैड कॉन्टैक्ट में, अब होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो C से लेकर D तक ग्राफ आएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, हीट आउट हो रही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर T2 है ब्लू का, इसका T1 है। ये होगी ग्रे कलर की पैड कॉन्टैक्ट में, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ये कंप्लीट इस तरीके से होगा। रेड कलर का टेम्परेचर T1 है, ब्लू कलर का T2 है, इस तरीके से होता रहता है, हीट इन हीट आउट, हीट इन हीट आउट। आगे होगा समझ में? माइक दो जल्दी, माइक पास करो भाई, 1 मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी सर बताइए। सर जो कार्स बिल्कुल तेज चलती हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटली? ये तो बहुत फास्ट होता है भाई, 100 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होती है। तो एकदम सर ये T1 इतनी जल्दी एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन इतना जल्दी हो जाते हैं सबके सब, और परफेक्ट नहीं होता ये तो आइडियल केस में हम डिस्कस कर रहे हैं। पता नहीं आज के टाइम में क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी ये भी थी पहले, कभी वो चीज़ पढ़ रहे हैं, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमारी किताबों में यही दे रखा, क्या करें।